नमस्कार दोस्तों। एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में हमने अभी तक लोक उपक्रमों के बारे में, उसका परिचय, उसका अर्थ, विशेषताएं, उसकी आवश्यकता और विकास के कारण, उनकी आपस में निजी उपक्रम और लोक उपक्रमों में आपस में जो पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिकरण आदि के बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना है। आज हम पब्लिक एंटरप्राइजेज के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले अपने वीडियोस में स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या हैं, और स्पष्ट है कि तेज़ी से आर्थिक विकास की नीति को जो दुनिया में बहुत सारे देशों ने अपनाया है, उसी नीति की सफलता के लिए लोक उपक्रमों की आवश्यकता महसूस की गई है। और यह देखा गया है कि निजी उपक्रम अपने निहित स्वार्थों में लगे रहते हैं, सरकारी नीतियों को लागू करने में पूरा सहयोग नहीं देते हैं, और इसीलिए सरकार ने स्वयं ही उद्योग धंधे विकसित किए और अपने पिछड़े क्षेत्रों का डेवलपमेंट किया, आधारभूत उद्योगों का विकास किया। और इसके अतिरिक्त कल्याणकारी राज्य की धारणा ने भी लोक उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए कुछ आधारभूत उद्योगों की आवश्यकता के साथ ही जन कल्याण की भावना से जनोपयोगी सेवाओं को, वस्तुओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी लोक उपक्रमों की आवश्यकता सदैव ही महसूस होती रही है। तो हम लोक उपक्रमों के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य हम मान सकते हैं आधारभूत उद्योगों का विकास। आधारभूत उद्योगों की स्थापना से देश के आर्थिक विकास की नींव सुदृढ़ होती है। इन्हीं के विकास पर अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है। इन उद्योगों में पूंजी का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है, लाभ भी बहुत समय के पश्चात ही मिलता है, और निजी उद्योगपति जनरली इन उद्योगों में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि इनमें प्रॉफिट बहुत देर से मिलता है, समयावधि बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उद्योग, जलपोत निर्माण आदि शामिल रहते हैं। तो इन उद्योगों का संचालन और नियंत्रण स्वयं सरकार अपने हाथों में लेके इनका विकास करती है। तो ये एक सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आधारभूत उद्योगों का विकास। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उद्योग सरकार अपने नियंत्रण में ही रखती है, क्योंकि निजी उद्योगपतियों के भरोसे इसको, देश की सुरक्षा को नहीं छोड़ा जा सकता है। इन उद्योगों के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र, आयुध निर्माण, वायुयान निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उपक्रम जो देश की सुरक्षा से संबंधित होते हैं, वे सभी आते हैं। इनको निजी उपक्रमों के भरोसे नहीं छोड़ने का कारण यह भी है कि निजी उद्योगपति लालचवश हल्के और घटिया औजार बना सकते हैं, जिससे युद्ध के समय हमें खतरा हो सकता है, मात खानी पड़ सकती है। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो क्षेत्र है वो अक्सर, प्राय या कहना चाहिए कि पूरी तरह से सरकार अपने हाथों में रखती है। तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। देश में आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करना भी लोक उपक्रमों का मूल उद्देश्य है। लोक उपक्रमों के अभाव में हमें निजी उपक्रमों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे विकास की गति उनकी इच्छानुसार चलती है, जो विकासशील देशों के हित में नहीं मानी जा सकती। इस संदर्भ में प्रोफेसर हैंसन का कहना है कि आर्थिक दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक देशों के समक्ष सार्वजनिक उपक्रमों का वृहत स्तर पर विस्तार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी कारण लोक उपक्रम आर्थिक विकास को तीव्रता प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण अस्त्र कहलाते हैं। जनोपयोगी सेवाओं के लिए उपयुक्त। जनोपयोगी सेवाओं में जल परिवहन, रोशनी, अस्पताल, शिक्षण, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट सेवाएं शामिल हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लाभ की संभावना बहुत कम रहती है। जबकि लाभ की संभावना नहीं रहेगी तो निजी उद्योगपति पूंजी लगाने में हिचकेंगे, पसंद नहीं करेंगे, किंतु ये ऐसी आवश्यक सेवाएं हैं जिनकी उपलब्धि जनहित में आवश्यक है। अतः लोक उपक्रम न लाभ न हानि का दृष्टिकोण अपनाकर जनता को जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, और इस दृष्टिकोण से इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
धन एवं साधनों का संतुलित वितरण। निजी उद्योगों के कारण धन का केंद्रीयकरण कुछ ही लोगों के हाथों में होता है, जिससे आर्थिक व्यवस्था असंतुलित हो जाती है। निजी उद्योगपति केवल उन्हीं उद्योग धंधों में पूंजी लगाना पसंद करते हैं जिनमें लाभ अधिक से अधिक हो, समय कम से कम लगे। इस प्रकार वह उपभोक्ता उद्योगों को ही महत्व देते हैं। अतः उपभोक्ता उद्योगों के क्षेत्र में तो विकास तीव्र गति से हो जाता है, किंतु आधारभूत क्षेत्रों में देश पिछड़ जाता है। इसलिए संतुलित औद्योगिक विकास के लिए लोक उपक्रम आवश्यक है। संतुलित विकास के लिए ही आज हमारे देश में सीमेंट, कागज, टेलीफोन, दवाइयों, केबल्स आदि बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण पर रोक। निजी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोक उपक्रमों की स्थापना की गई है। आज बहुत से निजी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण हो गया है। इससे आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण पर रोक लगी है। इसके अतिरिक्त जनता को आवश्यक वस्तु सही मूल्यों पर मिलने लगी है। तो आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य माना जाता है लोक उपक्रमों की स्थापना। लोक उपक्रमों का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि जोखिमपूर्ण परियोजनाओं का विकास किया जाए। जोखिमपूर्ण जो विपुल पूंजी वाले उद्योग जो होते हैं वो लोक उपक्रमों के क्षेत्र में ही संचालित किए जा सकते हैं, क्योंकि उनका लाभ दीर्घकाल के बाद मिलता है। देश के आर्थिक विकास के लिए ऐसे उद्योगों का होना आवश्यक है। ऐसे उद्योगों में लंबी अवधि तक हानि भी उठानी पड़ सकती है। ऐसे जोखिमपूर्ण व पूंजीगत उद्योग की स्थापना करना निजी उद्योगपतियों की क्षमता से परे माना जाता है। साथ ही निजी उद्योगपति इनमें पहल भी नहीं करते। इसका कारण यह है कि वे कम पूंजी वाले व शीघ्र लाभ वाले उद्योगों में ही पूंजी लगाते हैं। अतः जोखिमपूर्ण किंतु आवश्यक उद्योग सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। राष्ट्र के संसाधनों का समुचित उपयोग। लोक उपक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि राष्ट्र के जो विपुल संसाधन हैं, और हमारा देश तो इस मामले में बहुत धनी राष्ट्र माना जाता है, उन संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। हमारी सरकार का सारा ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि देश के सीमित साधनों का पूरा और सही उपयोग हो, ताकि हम सीमित साधनों से भी अधिकाधिक लाभ उठा सकें। इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योग अपने हाथ में लिए हैं और कोयला खदान, बैंकों व बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। तो इस प्रकार से देश के जो संसाधनों का समुचित उपयोग भी लोक उपक्रमों के द्वारा ही किया जा सकता है। लोक उपक्रमों का एक उद्देश्य यह भी है कि मूल्य पर नियंत्रण किया जाए। सरकार होती है जो जन कल्याणकारी सरकार मानी जाती है, तो एक अनाप शनाप मूल्य वृद्धि जब हो जाती है तो मूल्यों पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में खाद्यान्न सामग्री के मूल्यों में उतार चढ़ाव की संभावना अधिक रहती है। इससे कृषक और उपभोक्ता वर्ग दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। जब मूल्यों में कमी व वृद्धि की स्थिति होती है तो सरकार स्वयं मोर्चा संभालती है। गिरते हुए मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार स्वयं न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है तथा उन घोषित मूल्यों पर स्वयं क्रय करने को तत्पर रहती है। इससे बफर स्टॉक का निर्माण हो जाता है। बाजार में मूल्य वृद्धि होने पर बफर स्टॉक में से सरकार खुलेआम बिक्री प्रारंभ कर देती है, जिससे मूल्य वृद्धि पर लगाम लगती है, अंकुश लगता है। मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए सरकार आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों से वितरित करती है। इस प्रक्रिया से मूल्य वृद्धि तथा कमी पर स्वतः नियंत्रण होता है और जनता को राहत प्राप्त होती है। आज के युग में जो लोकप्रिय या लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें होती हैं, वे समाजवादी समाज की स्थापना का प्रयास करती हैं। तो लोक उपक्रमों के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना भी है। लोक उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी एकाधिकार को समाप्त कर समाजवादी समाज की स्थापना करना होता है। समाजवादी समाज की स्थापना तभी संभव है जब समाज पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, संसाधनों का उपयोग हो और आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण समाप्त हो। लोक उपक्रमों की सहायता से ही एकाधिकार समाप्त हो सकता है, लोगों को अधिकाधिक रोजगार मिल सकता है और नवीन तकनीकों के सहारे जो देश के संसाधन हैं उनका पूरा उपयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक उपक्रमों की सहायता से ही समाजवाद का सपना साकार हो सकता है। श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा। ये स्पष्ट है कि जो लोक कल्याणकारी सरकार होती है वो देश की जनता का, श्रमिकों का ध्यान रखती है, उनकी रोजी रोटी का, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयास करती है।
तो वो भी लोक उपक्रमों के द्वारा ही संभव है। हमारे देश में निजी उद्योगपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। उन्हें श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती। रोजी रोटी के चक्कर में श्रमिक खनन उद्योग और रासायनिक उद्योग जैसे हानिकारक उद्योगों में कार्य करते हैं, जिससे वे जीवन पर्यंत जानलेवा बीमारियों से लड़ते रहते हैं। सरकार श्रमिकों का शोषण नहीं करती, वह तो उनके काम करने के वातावरण में सुधार करने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, उनका अनिवार्य बीमा, कार्य की उचित दशाएं, अवकाश तथा श्रम कल्याण के अनेक कार्यक्रम संचालित कर आदर्श नियोक्ता का उदाहरण पेश करने का प्रयास करती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य बीमा निगम की स्थापना भी की थी। तो श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा भी लोक उपक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। रोजगार में वृद्धि, रोजगार प्रदान करना देश की सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है, दायित्व है। हमारे देश की लगभग 30% से भी अधिक जनता गरीबी की रेखा से नीचे है। इसका कारण यह है कि यहाँ के अधिकांश लोग बेरोजगार हैं और इसी वजह से गरीबी भी है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के सम्मुख हमेशा यह भय बना रहता है कि मालिक उन्हें कब नौकरी से हटा दे या किसी कारणवश कारखाने बंद हो जाएं। श्रमिकों में व्याप्त इस भय को मिटाने के लिए सरकार ने काफ़ी मात्रा में उद्योगों की स्थापना की है, जिनमें बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है। इन उपकरणों के सरकारी नियंत्रण में होने से श्रमिक रोजगार के प्रति निश्चिंत हो गए हैं। तो रोजगार में वृद्धि करने का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है लोक उपक्रमों की स्थापना का। लोक उपक्रमों का उद्देश्य यह भी है कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सके। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण ये एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अनेक उद्योग देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने तथा समुचित आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सरकार के नियंत्रण में लाए गए हैं। हमारे देश में बीमा व्यवसाय व देश के प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी उद्देश्य को लेकर किया गया था। इसी तरह कृषि व उद्योगों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अनेक वित्त और विकास निगमों की स्थापना सरकारी क्षेत्र में ही की गई थी। तो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण भी लोक उपक्रमों के द्वारा रखा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण बात है। जनोपयोगी सेवाओं के लिए उपयुक्त जनोपयोगी सेवाओं में जल परिवहन, रोशनी, अस्पताल, शिक्षण, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट सेवाएं शामिल हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लाभ की संभावना बहुत कम रहती है। जबकि लाभ की संभावना नहीं रहेगी तो निजी उद्योगपति पूंजी लगाने में हिचकेंगे, पसंद नहीं करेंगे, किंतु ये ऐसी आवश्यक सेवाएं हैं जिनकी उपलब्धि जनहित में आवश्यक है। अतः लोक उपक्रम न लाभ न हानि का दृष्टिकोण अपनाकर जनता को जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं और इस दृष्टिकोण से इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में वृद्धि। हमारे देश ने नियोजित आर्थिक विकास की राह पर चलने का संकल्प लिया तो वो भी लोक उपक्रमों के माध्यम से ही संभव है। इन योजनाओं को चलाने के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे योजनाओं का आकार बढ़ता जाता है, धन का अनुपात भी उसी मात्रा में बढ़ता है। यह धन सरकार ऋणों और करों के माध्यम से एकत्रित करती है। इनके अतिरिक्त तीसरा साधन लोक उपक्रम भी हैं। लोक उपक्रमों से प्राप्त लाभ भी सरकार के खजाने में वृद्धि करता है। सरकार इस साधन से आय जुटाने में काफ़ी सक्रिय रही है। तो लोक उपक्रम राष्ट्रीय आर्थिक संसाधन जुटाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आदर्श नियोक्ता। लोक उपक्रमों की स्थापना का एक उद्देश्य यह भी है कि सरकार एक आदर्श नियोक्ता के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत करे। लोक उपक्रमों की स्थापना का ये उद्देश्य रहा है कि निजी उपक्रमों के समक्ष एक आदर्श उपस्थित कर सके। श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे, कार्य का वातावरण, मजदूरी, बोनस, मजदूरों को मिलने वाली सेवाएं, स्वास्थ्य की सुरक्षा, आवास, मनोरंजन, बच्चों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रोविडेंट फंड, सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली पेंशन, सभी क्षेत्रों में निजी उपक्रमों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास होता है, जो कि लोक उपक्रमों के द्वारा किया जाता है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, अतः ऐसे राष्ट्र के लिए यह सब करना अनिवार्य सा प्रतीत होता है। तो एक आदर्श नियोक्ता का होने का प्रयास भी लोक उपक्रम करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों के लाभ।
निजी उद्योगपति प्राय बड़े पैमाने के उद्योगों से होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं, जबकि लोक उपक्रम जो बड़े पैमाने पर बड़े स्केल पर स्थापित होते हैं यह लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास विपुल पूंजी, पर्याप्त तकनीकी ज्ञान और आवश्यक संसाधन होते हैं, जिससे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। बड़े उद्योगों को आंतरिक व बाह्य बचत होना स्वाभाविक है, इससे लागत कम आती है और उत्पादन बढ़ता है। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन व संरक्षण। विदेशी व्यापार में वृद्धि करना भी लोक उपक्रमों का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। विदेशी व्यापार में बहुत जोखिम होती है। निजी उपक्रम ऐसी जोखिम उठाने में हिचकते हैं, साहस करने में उनमें बहुत परेशानी महसूस करते हैं। देश के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण हाथ होता है। यदि विदेशी व्यापार को निजी उपक्रमों के अधिकार में सौंप दिया जाए तो बहुत सी बुराइयां और कमजोरियां सामने आती हैं, जैसे खराब किस्म के माल का निर्यात, विदेशी मुद्रा की चोरी आदि। ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए लोक उपक्रमों की स्थापना करनी होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य उद्देश्य भी लोक उपक्रमों की स्थापना के हैं। भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदि की भावना को लेकर किया गया था। लोक उपक्रमों में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित को ध्यान में रखा जाता है। लोक क्षेत्र से अर्जित लाभ का राष्ट्र के आर्थिक विकास में पुनर्विनियोजित करने, तकनीकी आधार सुदृढ़ करने, श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सा देने तथा लोक कल्याणकारी नीति अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोक उपक्रमों में लाभ के स्थान पर सेवा की भावना प्रबल रहती है। लोक उपक्रमों के उद्देश्य व आवश्यकताओं को समझने के पश्चात उनसे प्राप्त होने वाले लाभों का अध्ययन भी आवश्यक रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक उपक्रमों को बहुत से अनेक उद्देश्यों से स्थापित किया गया है, किया जाता रहा है।